हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं आप डेली अब करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। तो आज है 6 जुलाई 2023। ठीक है, तो 6 जुलाई करंट अफेयर यहाँ पे देखें, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी मैं उनको बताऊँगा और मैप के साथ दिखाऊँगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होगा वो भी दिखाऊँगा मैप में। तो चलिए देर करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ CS के CM क्लासेज में। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि महर्षि पहल, आपको बस एक दो ही लाइन बताना था, लेकिन किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। ओके, ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में एक दो लाइन बता देता हूँ आपको। देखिए, महर्षि पहल जो थी ना, ये कृषि से संबंधित है। मैं उस समय आपको बता दिया था कि ये कृषि से संबंधित है। और ये किसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था? तो मोटे अनाजों को, जो प्राचीन अनाज है उनको, और जो मोटे अनाज है उनको बढ़ावा देने के लिए ये महर्षि पहल स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। ये अपना सुंदर भारत है, यहाँ पे देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये महर्षि पहल स्टार्ट की गई थी। जब G20 के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन वहाँ पे हो रहा था, तब ये पहल वहाँ पे स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाराणसी में G20 MSCS यानी कि जो कृषि मंत्री थे उनकी बैठक हुई थी। तो वहाँ पे महर्षि पहल यानी कि मिलेट और अन्य प्राचीन अनाज वहाँ पे दिखाए गए, दर्शाए गए, और उनके फ़ायदे गिनाए गए कि क्या इनसे फ़ायदा हो सकता है और प्रेजेंट टाइम में इनका क्या लाभ है, जो पूरे जो जनता है उनको यहाँ पे इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये महर्षि पहल आप याद रखेंगे, मोटे अनाज और प्राचीन अनाज है उससे संबंधित था, और ये कृषि क्षेत्र से। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अभी हाल ही में कहाँ पर कुछ खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा इंडियन काउंसलेट पर आग लगा दी गई? पहले मैं बता दूं कि काउंसलेट क्या होता है। काउंसलेट और जो एम्बेसी होती है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, जो एम्बेसी होती है और काउंसलेट होता है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एम्बेसी थोड़ा सा हाई लेवल की होती है और काउंसलेट उससे थोड़ा सा लो लेवल का होता है, लेकिन दोनों ही किसी देश का वो किसी देश को रिप्रेजेंट ही करते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन काउंसलेट थी उस पर आग लगा दी गई। और ये कहाँ पे लगाया गया? तो आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो ये अमेरिका में लगाया गया। ठीक है, अमेरिका का जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहाँ पे एक सैन फ्रांसिस्को करके शहर है, वहाँ पे ये आग लगा दी गई थी। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि ये देखिए वो इंडियन काउंसलेट की जो इमारत है उसकी तस्वीर है, और यहाँ पे अपना सुंदर भारत का जो फ्लैग है, तिरंगा, वो लहरा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये आग की तस्वीर आपको देख सकते हैं। ओके, तो मैं अगर लोकेशन दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये पूरा विश्व का मैप है। ये विश्व का मैप, यहाँ पे सुंदर भारत है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ इधर पूरा जाएंगे तो ये पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अमेरिका महाद्वीप है। और ये वाला हिस्सा जो है ये है अमेरिका। इसको जूम करिए। ठीक है, ये देखिए ये है अमेरिका का जूम मैप। और यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा कैलिफोर्निया स्टेट। ठीक है, और यहीं पे है सैन फ्रांसिस्को बोलने में थोड़ा सा हट पटा है। ठीक है, तो ये है सैन फ्रांसिस्को जो कैलिफोर्निया स्टेट में पड़ता है अमेरिका के। ओके, तो यहाँ पे आग लगा दी गई थी, आप याद रखेंगे। और ये खालिस्तानी ग्रुप द्वारा किया गया था। तो मैं खालिस्तान के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये कौन सा ग्रुप है। खालिस्तानी ग्रुप जो है ये एक अलगाववादी ग्रुप है इंडिया का। और ये लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान का थोड़ा सा जो ये पंजाब वाला इलाका पाकिस्तान में जो है, ठीक है, पंजाब इलाका, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब पाकिस्तान में भी है, ये कह रहा हूँ। तो पंजाब वाला जो इलाका है पाकिस्तान में, और जो भारत का पंजाब है और राजस्थान वाला इलाका है, और इधर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका, ये वाला पूरा ले लेते हैं। ये लोग कहते हैं ये खालिस्तानी लैंड है। यानी कि इसको अगर हम पंजाबी लैंग्वेज में वो लोग कहें तो इसे बोलते हैं लैंड ऑफ खालसा। ठीक है, ये जो खालिस्तानी है इसको बोलते हैं लैंड ऑफ खालसा, और इसी को सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, अलग करने की बात कर रहे हैं। और इस अलगाव वाली नीति में जो जो शामिल होते हैं उन्हें हम खालिस्तानी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सेपरेट मैप है, यहाँ पे आप देख लेंगे कहाँ कहाँ। ये देखिए ये तो उत्तर प्रदेश तक पहुँचा दिए हैं सब। ठीक है, ये पंजाब का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा थोड़ा सा आता है, हरियाणा का हिस्सा आता है, और कुछ पाकिस्तान का हिस्सा इसमें आता है, जो खालिस्तानी ग्रुप इसमें एक्टिव हैं उसे आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। उन्हीं लोगों का काम था जो वहाँ पे काउंसलेट में आग लगाई थी अमेरिका के। तो आगे चले, तो अगला प्रश्न है जो संघाई सहयोग संगठन है, अभी इसकी जो अध्यक्षता है भारत कर रहा था। ठीक है, अभी वर्चुअल शिखर सम्मेलन भी इससे संबंधित हो चुका है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कल भी मैं बताता इसके बारे में। और कुछ और जो इम्पोर्टेंट उससे संबंधित न्यूज है उसको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा डेफिनेटली। तो संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान करें। इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है।
2001 से पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। सही है, 2001 से पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले जो था इसमें इंडिया नहीं था, 2001 से पहले की बात कर रहा हूँ, इसमें इंडिया नहीं था, ठीक है। पाकिस्तान भी नहीं था, ओके, पाकिस्तान भी नहीं था। और ये जो उज्बेकिस्तान दिख रहा है ये भी नहीं था, और ईरान अभी शामिल हुआ ये भी नहीं था। तो कितने थे? 5 देश इसमें शामिल थे। कौन कौन से? चीन था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और रूस, ये 5 थे। इसलिए इसे 2001 से पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। यानी कि पहला कथन यहाँ पे आपका सही है, ओके। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद ये संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है। 2001 में जब इसमें, अभी मैंने बताया कि 2001 से पहले इसमें उज्बेकिस्तान भी नहीं था, भारत भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था। तो 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया तो ये एससीओ बन गया, ठीक है। उसके बाद 2005 में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के तौर पे भारत शामिल हुआ था, ठीक है। और 2017 में पूर्ण सदस्य देश बन गया भारत, ये सही है। 2005 में भारत ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में था, और 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ दोनों को एक ही साथ इसका एससीओ को पूर्ण सदस्य बना दिया गया था, ठीक है। तो ये भी सही है। 2023 में ईरान इसका एक नया स्थायी सदस्य बन गया है, तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे चारों कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन ई जो है इसका, यानी कि जो बिहार पेशकश में इस तरह से ऑप्शन दिया जाता है, तो ऑप्शन ई इसका सही होगा, कोई कथन गलत नहीं है। यानी कि यह सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है देख लीजिए। अभी देखिए, अभी 8 मेंबर थे, अब 9 हो गए। 9वां कौन सा मेंबर बना है? वो बना है ईरान, ओके। और ये इनकी लिस्ट है, आप देखेंगे। इस एससीओ के हेडक्वार्टर बात करें तो ये बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर या कह सकते हैं सचिवालय यहाँ पे इसको इसका मिलेगा, ठीक है। अभी बेलारूस इस समय ऑब्जर्वर कंट्री में शामिल है, उसको भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। देखिए अब कब तक शामिल किया जाता है। अभी हाल ही में ताइवान ने भारत में चेन्नई और दिल्ली के अलावा किस शहर में अपना नया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, यानी कि कह सकते हैं इसका कोई एम्बेसी तो है नहीं ताइवान का, क्योंकि ताइवान अभी एग्जिस्ट नहीं करता है कंट्री के रूप में, ऐसा माना जाता है। कोई बहुत लोग इसको अभी मान्यता नहीं दिए कि एक देश है, क्योंकि ये चाइना इस पर कब्जा अपना अधिकार जमाता है। क्योंकि जब ये चाइना में गृह युद्ध हुआ था उस समय 1949 के समय में, तो उस समय जब गृह युद्ध हुआ था तो उस समय ताइवान चाइना से अलग हो गया था। लेकिन चाइना अभी भी कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, तो इसलिए इसे अभी ज़्यादातर लोग देश के रूप में कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो ये भारत में चेन्नई और दिल्ली के अलावा किस शहर में अपना नया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल रहा है, ये आपको बताना है, ओके। तो इसका सही है मुंबई। यहाँ पे आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि फॉर सब्सटेंटिव टाइज, ठीक है, वो सब छोड़िए, ताइवान प्लान्स टू सेट अप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन मुंबई, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, और आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे आने वाले समय में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा देश अभी भारत में एक नया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है, तो ये आप बताएंगे कि ताइवान है, ठीक है। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपी है। और ये मैप में आप देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है, इधर आपको चीन दिखाई देगा और यहीं पे आपको दिखेगा ताइवान, जिसको मैं जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे तो हांगकांग है, और यहाँ पे मकाऊ दिखेगा आपको, ये है ताइवान यहाँ पे, ठीक है। साउथ चाइना सी में ही ताइवान पड़ता है, और इसकी राजधानी है ताइपी। इसके नॉर्थ की साइड जाएंगे तो इधर इधर ये जापान वाला हिस्सा है, सॉरी ये जापान का हिस्सा है, और ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, इधर फिलीपींस है, ठीक है। ये पूरा प्रशांत महासागर है, ओके। तो आगे चलें। प्रश्न क्या था आप यहाँ पे देख लिए होंगे। प्रश्न यह था कि अभी हाल ही में ताइवान ने भारत में चेन्नई दिल्ली के अलावा किस शहर में अपना नया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन कर रहा है, तो इसका सही जवाब है मुंबई। आगे आइए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। हाल ही में कौन सा देश थिन प्लास्टिक बैग, यानी कि जो पतली प्लास्टिक बैग होती हैं, कह सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की जा रही है, तो हाल ही में कौन सा देश थिन प्लास्टिक बैग या सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने सुपरमार्केट से पूरी तरह से बैन कर दिया है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज है और ये आने वाले एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो ये इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ऐसा किया कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया अपने सुपरमार्केट से। पूरी तरह से भी देश में नहीं बैन किया गया, लेकिन सुपरमार्केट यानी कि जो स्टोर्स हैं वहाँ पे आप इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का सामान नहीं देखेंगे, प्लास्टिक इस तरह से कोई पैकिंग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो न्यूजीलैंड बिकम फर्स्ट कंट्री टू बैन सिंगल यूज, देखिए सिंगल यूज प्रोड्यूस्ड बैग एट ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है। जैसे सुपरमार्केट हो गया, ग्रोसरी स्टोर्स हो गया, तो इन सब में ये बैन कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? ये मतलब ऐसे प्लास्टिक होते हैं जैसे कि मान लीजिए आप कहीं कैफ़े में या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जो स्टोर से आप शेक या जो भी है मॉकटेल या फिर जो भी बेवरेजेज आप लेते हैं, तो
वो जो स्ट्रॉ बना होता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार यूज होगा तो दूसरी बार वो रिसाइकल नहीं हो पाएगा। जिस बॉटल से आप पानी पीते हैं मार्केट में जो बॉटल मिलती है ज़्यादातर वो सिंगल यूज बॉटल होती हैं, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक के बने होते हैं, यानी कि वो एक बार जब यूज हो जाएंगे तो वो रिसाइकल करने में उनको बहुत दिक्कत आती है। रिसाइकल करने पे वो टूट फूट जाते हैं, फिर से रिसाइकल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस कारण से वो फिर से डंप कर दिए जाते हैं, यहाँ से वहाँ कचरे में कहीं भी डंप कर दिया जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो आसानी से डिग्रेड नहीं होते, कहने का मतलब ख़त्म नहीं होते हैं, उनको ख़त्म होने में कई सौ साल लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह के प्लास्टिक पे बैन किसने किया है? न्यूजीलैंड ने बैन लगा दिया। तो न्यूजीलैंड की लोकेशन की बात करें तो ये अपना सुंदर भारत है। साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का ही पड़ोसी एक है न्यूजीलैंड, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, यहाँ देख लीजिए न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। और इसके नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इधर दिखेगा फिजी आपको, ओके। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पे जाएंगे तो ये है पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है, जहाँ पे फिपिक सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 जून से 4 जुलाई के बीच आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2023 को भारत ने किस देश को हराकर 9वीं बार, भारत इस चैंपियनशिप को 9वीं बार, 9th टाइम जीत चुका है। इस बार को लेके ये 9वीं बार हो चुका है, और ये मैच 21 जून से 4 जुलाई के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब है कुवैत। कुवैत को हरा के भारत ने ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है, ठीक है। और सैफ जो है, ठीक है, इसका नाम जो पड़ा था साउथ एशियन, एस फॉर साउथ, ए फॉर एशियन, और एफ फॉर फुटबॉल, एफ फॉर फेडरेशन। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप ये है, ठीक है। तो इसको जीता है भारत ने कुवैत को हरा के, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्री, तो साउथ एशिया में जो भी देश आएंगे, साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं यहाँ पे देख लीजिए आप मैप में। अपना सुंदर भारत है, नेपाल है, भूटान है, इधर बांग्लादेश है, ठीक है। और इधर श्रीलंका भी पड़ेगा आपको, और इधर मालदीव भी पड़ेगा, और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आते हैं साउथ एशिया में, ठीक है। तो इन्हीं के बीच ये कंपटीशन होता है, और भारत ने इस कंपटीशन को इस बार जीत लिया, और इस बार जीतने के बाद भारत ये टोटल 9th बार इस कंपटीशन को जीत चुका है। इस बार कुवैत को हराया था भारत ने, ठीक है। तो आगे चलें, हाल ही में ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ओके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपियन, यानी कि ESA, यूरोपियन, ठीक है, स्पेस एजेंसी, ESA द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर मैं इसका नाम की बात करूँ तो नाम क्या है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। यूक्लिड जो नाम है वो यहाँ से आया है। यूक्लिड एक ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे, ठीक है, ग्रीक फिलोसफर हैं ये, और बहुत से मैथमेटिशियन इनको कहते हैं, ज़्यादातर इनको मैथमेटिक्स के लिए ही जाना जाता है। तो इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, यानी कि ज्यामिति के इनको पिता कहते हैं यूक्लिड को, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ये रखा गया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ओके। तो इसका काम क्या है? काम ये है कि ये ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाएगा। कौन से रहस्य का पता लगाएगा? तो जो डार्क मैटर हैं उनके, उसको पता लगाएगा, और जो डार्क एनर्जी है उसको पता लगाएगा। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जैसे कि आपको पता है कि जब ब्रह्मांड, आपको पता है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी यानी कि जब विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हो गया। ये देखिए बिग बैंग थ्योरी है, विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। और धीरे धीरे ब्रह्मांड फैल रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था ब्रह्मांड का, ठीक है। और एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मांड का एक्सपेंशन थोड़ा और तेज़ी से होने लगा, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, ओके। और ये जो ब्रह्मांड है उसके हम सिर्फ 16% को अभी तक जानते हैं। 84 to 85% को अभी तक हम ब्रह्मांड के हिस्से को नहीं जानते हैं, और इन्हीं हिस्से की खोज के लिए ये टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। और ये हिस्सा, मतलब ये कह सकते हैं ये ब्रह्मांड जो एक्सपेंड कर रहा है यानी कि फैल रहा है, वो कैसे फैल रहा है, किन कारणों से फैल रहा है, ठीक है। वो जो एनर्जी है उसे डार्क एनर्जी कर रहे हैं, और जो वो मैटर है जिसके कारण ये फैल रहा है उसे हम डार्क मैटर कहते हैं। तो उन्हीं चीज़ों का पता लगाने के लिए इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, द ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन टू स्टडी डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, ओके। तो इस बात को थोड़ा सा आप याद रखेंगे, जो भी ब्रह्मांड के मिस्टीरियस यानी कि जो रहस्य कंपोनेंट्स हैं उनको ये पता लगाने के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIF, ठीक है, यानी कि AIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। अखिल भारतीय यानी कि सॉरी, अखिल भारतीय फुटबॉल
महासंघ ने किसे AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ललियनजुआला छांगते। ये इनका नाम है, ललियनजुआला छांगते। इन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेंस में चुना गया है। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और महिला की बात करें तो महिला में जो मनीषा कल्याण है उनको महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है AIFF द्वारा। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को, और इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ओके, तो फिलहाल आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलेंगे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी आपको, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं इसमें रोज़ कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।